ठीक है। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, विद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि रसायन विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। और जिन उपकरणों की सहायता से हम ये अध्ययन करते हैं उन्हें सेल कहते हैं। सेल दो तरह के होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल जो होता है उसका मैं डायग्राम बना के दिखा था कि उसमें अपने पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड एक्टिव भी हो सकता है, सक्रिय इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें सक्रिय इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं उन्हें अपन अक्रिय इलेक्ट्रोड कहते हैं। विद्युत अपघट्य जिसको वाटर में या पानी में घोलने पर वो आयनों में विभक्त हो जाते हैं और विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। दो प्रकार के हैं अपने पास, प्रबल और दुर्बल। प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य आंशिक रूप से आयनित होते हैं और फिर इनको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ओके, अब आज हम जो हमारा नया टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब विद्युत अपघटन के नियम। भूल जाता हूं बार बार, विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, तो विद्युत अपघटन के नियम जो है वो क्या क्या है। सबसे पहले फैराडे नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका अध्ययन किया और इसके लिए कुछ नियम दिए जिन्हें कहते हैं हम लोग फैराडे के नियम। तो विद्युत अपघटन के नियम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या है? फैराडे का प्रथम नियम तो नोट करो। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन कराने पर इलेक्ट्रोड पे जमा पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है, अगर हम किसी विद्युत अपघटन सेल के अंदर, ये विद्युत अपघट्य सेल लिया अपन ने, ये एनोड लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, बन गया विद्युत अपघट्य सेल। अब क्या कह रहा है कि यदि किसी विद्युत अपघट्य सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं? फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान बराबर m, ठीक है, और विद्युत धारा की मात्रा क्या है? Q है। हम क्या लिखें? M प्रोपोर्शनल टू Q, और Q बराबर क्या होता है? I इंटू T। तो M बराबर प्रोपोर्शनल टू IT, और प्रोपोर्शनल साइन को हटा दें तो यहां पर क्या रहेगा अपने पास? एक स्थिरांक आता है, ठीक है, WIT। और ये जो W है वो क्या कहलाता है अपने पास? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। W इक्वल टू क्या है अपने पास? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है।
W इक्वल्स टू विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या कह रहा है कि जब किसी विद्युत अपव्यक्त सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। यहाँ पर कितनी धारा प्रवाहित की है वो, और जब अपन विद्युत अपघटन करते हैं तो इसमें से जो पदार्थ है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड जाके जमा हो जाता है। ठीक है, तो जमा हुआ पदार्थ जो है उसकी मात्रा विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। मान लिया अपन ने यहां पर कि इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, m है, और विद्युत धारा की मात्रा कितनी है, q है। तो m प्रोपोर्शनल टू q और m प्रोपोर्शनल टू it, या m बराबर wit। w क्या है अपने पास, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास फैराडे का प्रथम नियम हो गया। अब अगर मान लो इसी के अंदर अपन आगे बात करें कि भैया ठीक है, ये तो हो गया अपने पास m बराबर wit, m बराबर wit। अगर मैं कह दूं कि I बराबर क्या है, 1 एम्पियर धारा है, 1 एम्पियर धारा है। ठीक है, और t बराबर क्या है, 1 सेकंड है। तो m बराबर किससे हो गया भाई, w के। ठीक है, m बराबर क्या हो गया, w हो गया। इसका मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है जब 1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए। ठीक है, आई बराबर क्या हो गया, 1 एम्पियर, और टी बराबर क्या हो गया, 1 सेकंड। तो अगर 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो परिभाषा अपन चाहे जैसे बोल सकते हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि I 1 है और T 1 है तो m बराबर w हो गया। परिभाषा कैसे बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ये भी बोल सकते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोड में जमा पदार्थ की मात्रा के बराबर होता है जब 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए। या ये भी लिख सकते हैं जब किसी विद्युत अपघटन में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। ठीक है, जूम कर दिया मैंने बहुत, इतना या और करूं, ये लो मैक्सिमम कर दिया मैंने। नोट कर लो कि हम करते हैं फैराडे का द्वितीय नियम भी स्टार्ट करते हैं। तुम लिखो, तब तक मैं इंक डाल देता हूं मार्कर में। हाँ भाई यार, लिख लिया सुने, तो आगे करें अपन अपना काम। ये वापस मैसेज आते ही रूम चला गया। अब है डालिए फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। लिखिए, यदि विद्युत धारा की समान मात्रा, विद्युत धारा की समान मात्रा श्रेणी क्रम में
श्रेणी क्रम में जुड़े भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाए, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। लाइन चेंज। वर्तमान में आधुनिक विद्युत रसायन में, आधुनिक विद्युत रसायन में तुल्यांकी भार के स्थान पर अणु भार का उपयोग किया जाता है, अणु भार का उपयोग किया जाता है। अतः फैराडे के द्वितीय नियम से इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ के मोलों की संख्या, इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ के मोलों की संख्या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में कुल इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या में, कुल इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या में परिवर्तन के समानुपाती होता है, परिवर्तन के समानुपाती होता है। कुल इलेक्ट्रॉनों के मोलों के परिवर्तन के समानुपाती होता है। समझ में आई भाई? देखो अपने पास क्या है इसके अंदर। अरे कौन कौन आ रहा है आज? ये आकाश सिंह और सुनील, नाम ही देखना तो अभी के। देखो हमने क्या किया, ये दो अपने पास सेल ले लिए, ये दो विद्युत अपघट्य सेल हैं। इन दोनों विद्युत अपघट्य सेलों को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। ये अपने पास इसका एनोड है, ये धारा के साथ अपने जोड़ दिया। इस तरह से अपने दो भिन्न सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो सेल है इनको अपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये डबल लाइन सिंगल लाइन से दिखाना होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड है अपने पास। तो इलेक्ट्रॉनों को जो अपने पास जो सेल है उनको अपने श्रेणी क्रम में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। मान लो ये मेरे पास जो है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था और ये मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर अपने पास भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य सेलों के अंदर समान विद्युत धारा की मात्रा को प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ की मात्रा या इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है वो रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। तो इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ की मात्रा क्या है? m, और रासायनिक तुल्यांक क्या है अपने पास? E। तो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती हो गया m प्रोपोर्शनल टू E। अगर मान लो इस इलेक्ट्रोड पर m1 पदार्थ जमा हुआ है, इस पे कितना हुआ है? m2, और उनका तुल्यांकी भार क्या है? E1 और E2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं? m1 m2 बराबर E1 E2। दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड पर m1 द्रव्यमान जमा हुआ, दूसरे पर m2, और उनका तुल्यांकी भार क्या है? E1 और E2 है। तो m1 अपॉन m2 बराबर क्या हो गया? E1 अपॉन E2।
अब हमने फैराडे के फर्स्ट लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या था, m बराबर क्या था भाई, ZIT था, ठीक है। तो अपन यहां लिखा है इसके अंदर Z1IT अपॉन Z2IT। IT क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि दोनों के अंदर समान विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित की है। तो विद्युत धारा की मात्रा में तो कोई परिवर्तन है नहीं, परिवर्तन किसमें है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक में, इसलिए Z1 और Z2 लिखे अपन ने, ठीक है। तो Z1 अपॉन Z2 IT इक्वल टू क्या हो गया, E1 अपॉन E2, IT से IT कैंसिल हो गया, तो Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, या Z जो है वो समानुपाती किसके हो गया, E हो गया। यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है वो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके लिए एक रिलेशनशिप आ गया फैराडे के द्वितीय नियम से। अब इसने क्या कहा कि भाई आजकल अपन तुल्यांकी भार कौन निकालेगा, तुल्यांकी भार को छोड़ो, कोई दूसरा तरीका अपनाओ। तो हमको पता है कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें अगर ऑक्सीकारक या अपचय का तुल्यांकी भार निकालना हो तो हम क्या करते हैं, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है उससे अपन उसको भाग लगा देते हैं, तुल्यांकी भार आ जाता है। तो हम क्या करें, डायरेक्ट ही तुल्यांकी भार शब्द को छोड़ के अपन क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ की जो मात्रा होती है, पदार्थ के मोलों की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ के मोलों की संख्या जो होती है वो उसमें जो कुल इलेक्ट्रॉन परिवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉन परिवर्तन किसमें, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में जो कुल इलेक्ट्रॉन परिवर्तन होता है उसके समानुपाती होता है, ठीक है। n प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है अपने पास, इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ के मोलों की संख्या, उसमें कुल इलेक्ट्रॉन परिवर्तन या कुल इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या में परिवर्तन के समानुपाती होता है, n प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन परिवर्तन की संख्या, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके अंदर फैराडे का द्वितीय नियम आ गया। अब फैराडे के द्वितीय नियम में भैया क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है। तो तुमने ये समझ में आ गई बात। अब एक पॉइंट और लिख लो कि एक फैराडे इलेक्ट्रॉन का आवेश, सॉरी, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश एक फैराडे के बराबर होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश एक फैराडे के बराबर होता है, और फैराडे की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, 96,485 कूलम के आसपास होता है। बट अब इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए अपन एक फैराडे लिख सकते हैं 96,500 कूलम रखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अपन क्या लिखते हैं, 96,500 कूलम। अगर एग्जाम में दिया हुआ तो तुमको वही लिखना पड़ेगा, 96,485 है और 93 जो भी आ रहा है, नहीं तो आप 96,500 कूलम लिख सकते हैं। तो ये अपने पास हो गया फैराडे का द्वितीय नियम। समझ में आ गया फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ की मात्रा का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तुल्यांकी भारों को हटा दिया जाए तो अपन क्या लिखेंगे कि द्रव्यमान जो इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ के मोलों की संख्या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन हुआ है उनके समानुपाती होता है। तो ये हो गया अपने पास द्वितीय नियम। अगली क्लास का करेंगे न्यूमेरिकल। देखो आपकी बात बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आया था नीट के अंदर, नीट का जो एग्जाम लगा था ना उसमें क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। क्या आया था कि 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है, 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन था, ठीक है। कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, ये प्रश्न आया था इस बार। तो कैसे करना है इसको, अपने पास 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है ना। अब 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है तो अपन क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम के ऊपर आवेश कितना होता है, +2, ठीक है। कैल्शियम में आवेश कितना है, +2। इसको बदलना किसमें, कैल्शियम में, तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपचयन होगा, अपचयन होगा तब कैल्शियम जो है वो इलेक्ट्रोड पर जमा होगा, ठीक है। तो 1 मोल कैल्शियम +2 आयन को
कैल्शियम में अपचयित करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है अपचयित करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया? 2 फैराडे हो गया। ठीक है, अब बताओ 1 मोल जो होता है कैल्शियम प्लस आयन, उससे कैल्शियम को अपचयित करेंगे तो 1 मोल में कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होगा? जितना इसका परमाणु भार होता है। और कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई 40 ग्राम कैल्शियम अपचयित करने के लिए 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता है। 1 ग्राम कैल्शियम अपचयित करने के लिए इतने फैराडे की आवश्यकता है। और 20 ग्राम कैल्शियम अपचयित करने के लिए जो फैराडे की आवश्यकता होगी वो कितनी हो गई? ठीक है, तो 20 गुना 40 और 2 का 2, तो कितने फैराडे की जरूरत है? 1 फैराडे। ये क्वेश्चन आया था इस बार के नीट के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इसके फैराडे के ऊपर आता है ये क्वेश्चन। बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में फैराडे के बेस क्वेश्चन। ठीक है।